दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं आनंद कुमार। आज इस वीडियो में ITI 2017 में पूछे गए सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्नों का चौथा भाग लेकर आया हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पिछले भाग जो मैंने डाला है वो ज़रूर देखे होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या ना, पहला क्वेश्चन कि किस प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन आपके पास है पहला, किस प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये हम सभी को पता है भाइयों कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन है आपके पास SI, MKS, CGS या FPS। तो विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर होता है ना, वो SI प्रणाली में होता है। किस प्रणाली में? SI प्रणाली में। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही आपके पास? ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हर वीडियो में मैंने जो काम किया है कि हर प्रश्न के साथ कुछ डिटेल्स दिया है, यहाँ भी बहुत सारा डिटेल्स है। SI प्रणाली में आधारी राशियों की संख्या 7 होती है। अगर ये आपसे पूछे कि विद्युत धारा एक प्रकार का आधारी राशि है, तो SI प्रणाली में आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जब ये पूछा जाए कि आधारी राशियों की संख्या कितनी, तो 7 होती है। वो कौन कौन से है तथा उसका मात्रक क्या है देख लेते हैं हम लोग। समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी से संकेत में देते हैं हम लोग, पदार्थ का परिमाण मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ताप का केल्विन, लंबाई का मीटर। ये जो है ना, समय, विद्युत धारा, द्रव्यमान, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता, ताप और लंबाई, ये आधारी मात्रक है SI पत्ती में, और इनके ये आधारी राशि हैं और ये क्या है, इनके मात्रक हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों कि पटाखों में सफ़ेद प्रकाश किस धातु की उपस्थिति के कारण होता है। जब हम लोग पटाखे छोड़ते हैं ना, तो उसमें कई रंग बिरंगे प्रकाश निकलते हैं। तो पूछ रहा है ना कि सफ़ेद प्रकाश किस धातु की उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सफ़ेद प्रकाश जो होता है ना, वो मैग्नीशियम के कारण होता है। किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण। अर्थात ऑप्शन नंबर B सही है। यहाँ पे मैंने बताया है डिटेल्स में कि B अर्थात बेरियम के कारण हरा रंग होता है। पटाखों में जो हरा रंग निकलता है वो किसके कारण निकलता है? बेरियम के कारण हरा रंग निकलता है। स्ट्रांसियम सल्फेट से आसमानी रंग होता है। अगर ये पूछा जाए कि जो आसमानी रंग होता है पटाखा में किसके कारण, तो स्ट्रांसियम सल्फेट से। स्ट्रांसियम कार्बोनेट से पीला रंग निकलता है। अगर ये पूछा जाए कि पीला रंग पटाखों में किसके कारण निकलता है, तो स्ट्रांसियम कार्बोनेट। स्ट्रांसियम से सिर्फ लाल रंग निकलता है। अगर लाल रंग सिर्फ पूछे तो स्ट्रांसियम से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सफ़ेद रंग मैग्नीशियम के कारण, बेरियम के कारण हरा रंग, स्ट्रांसियम सल्फेट से आसमानी रंग, और स्ट्रांसियम कार्बोनेट से पीला रंग, और स्ट्रांसियम से सिर्फ बात करें तो लाल रंग निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि निम्न में कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। हर वीडियो में मैंने बताया भी है कि जहाँ पे नहीं का सवाल आता है ना, वो क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान दोगे और ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखोगे, अन्यथा आप जानते भर में क्या क्वेश्चन को गलत मार करके चले आओगे, 1 नंबर आपका चला जाएगा। पूछ रहा है कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो यह दोस्तों याद रखना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गमन के लिए ना माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें देखते हैं पहले ही ऑप्शन में कि ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। अर्थात ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास? ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ये जो उष्मीय तरंग है, गामा तरंग है, एक्स किरणें हैं, ये सब क्या है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यहाँ मैंने डिटेल्स में दिया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि पता है हम लोग को ना, ध्वनि तरंगों के लिए जबकि माध्यम की ज़रूरत होती है, तो इस प्रकार यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल होगी। जैसे यहाँ बात माना जाए, देखा जाए यहाँ से ना कि ये कोई वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है। जब यहाँ से कोई वस्तु अगर शुरू करती है घूमना, फिर एक चक्कर जब घूमेगी ना तो यहीं पे आ जाएगी। तो ये इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी एक चक्कर में। तो एक चक्कर जो तय करती है, तो हम लोग क्षेत्रमिति जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो पता होता है ना कि वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु एक चक्कर पूरा करती है तो तय की गई दूरी क्या हो जाती है ना, दूरी जो होती है ना उसकी परिधि के बराबर होती है। अर्थात दूरी क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। दूरी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2πr होगा। अब उसके बाद चाल पूछ रहा है, और कितने समय में, जितने समय में तय करेगा वो t होगा। तो चाल बराबर हम लोग को पता है कि दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो दूरी आपके पास क्या है, 2πr, समय क्या होगा, t होगा, अर्थात 2πr बटा t। तो इस तरह से ना किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की जो चाल होगी वो 2πr/t होगी, जिसे क्या करते हैं ना, ओमेगा से सूचित करते हैं। इसीलिए ओमेगा बराबर 2πr बटा कितना हो जाएगा, t। ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड कर रहा है, उससे उत्पन्न तरंगें होंगी।
उससे जो उत्पन्न तरंगे होंगे ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय, ध्वनि तरंग, पराश्रव्य या अपश्रव्य, ये जो होगा ना वो ध्वनि तरंग होगा। क्योंकि प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड करेगा, तो उससे तो ध्वनि उत्पन्न होगी ना, तो वो क्या होगा ना, ध्वनि तरंग उत्पन्न होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? नासिक, होशंगाबाद, नेपानगर, बस्तर। तो ये जो सिक्योरिटी पेपर मिल है ना, वो होशंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे इससे रिलेटेड, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली है। इसरो सैटेलाइट सेंटर बंगलौर। तो अगर पूछे कि इसरो क्या है, तो ये जो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बाद आते हैं ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कराना कि बढ़ते क्रम में ग्रहों का सही क्रम क्या है? ये अर्थात बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की ओर चले तो बढ़ते क्रम में पूछ दिया। ऑप्शन आपके पास ए में मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध, यूरेनस। अब चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है, आप देखेंगे कि बुध से बड़ा मंगल है, मंगल से शुक्र है, शुक्र से क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? फिर यूरेनस है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ग्रहों का क्रम है ना दोस्तों, आप बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लोगे, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ज्योग्राफी का ये चैप्टर है। चलिए हमने डिटेल्स में बताया कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को। फिर मैंने बताया ना, फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। यहाँ से पूछा जाए कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो मंगल के उपग्रह हैं। मंगल के सिर्फ 2 ही उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डिमोस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो काल्पनिक अक्ष पर घूमता है ना, काल्पनिक अक्ष के पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो ये जो घूमने की गति है ना, वो घूर्णन कहलाती है। क्या कहलाती है? घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। यहाँ मैंने डिटेल्स में दिया है कि घूर्णन दैनिक गति के कारण ही दिन रात होते हैं। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो वो घूर्णन या दैनिक गति के कारण होते हैं। यहाँ फिर है ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने देर में पूरा करती है, कितने समय में, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। तब तो ना एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन और रात मिलाकर। फिर ना पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में करती है। अर्थात यही है ना 6 घंटे, तो 6 चौके 24 घंटे, इसीलिए 4 वर्ष पर क्या होता है ना, एक लीप ईयर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि गामा किरणें हैं। गामा किरणें में क्या गुण है? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। तो गामा किरणें तो विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसमें ऊर्जा भी बहुत उच्च होती है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो खेल से रिलेटेड है। कह रहा है विंबलडन में महिलाओं की एकल मैचों की 9 बार चैंपियन रही महिला खिलाड़ी कौन है? मार्टिना हिंगिस, जेना नोबोतना, स्टेफी ग्राफ, मार्टिना नवरातिलोवा। तो ये 9 बार की जो चैंपियन रही ना विंबलडन की, वो मार्टिना नवरातिलोवा रही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ मैंने बताया है ना कि विंबलडन टेनिस में खेला जाने वाला प्रतियोगिता है जो घास के मैदान पर खेला जाता है। अगर यह पूछा जाए कि विंबलडन की प्रतियोगिता कहाँ खेली जाती है, तो टेनिस में खेला जाने वाला प्रतियोगिता है जो घास के मैदान पर खेली जाती है। चलिए अब करा ना कि विद्युत ऊर्जा तुल्य है भी आई टी आई स्क्वायर टी स्क्वायर आर आई आर टी भी स्क्वायर टी बाई आर स्क्वायर। तो विद्युत ऊर्जा तुल्य है ना, अर्थात किसके बराबर है? तो आप सबको पता होगा ना, बी आई टी के बराबर ये फार्मूला ही हो जाता है, विद्युत ऊर्जा इसके तुल्य। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ मैंने डिटेल्स में दिया है ना, विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। ये विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारित होती है। ये पूछा जाए कि हम लोग को जो तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किस कण के गमन के कारण होती है, तो वे इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ एक अच्छा सा क्वेश्चन है 12 में कि अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं ठोस तथा द्रव में, ठोस तथा गैस में, गैस तथा द्रव में, ठोस, द्रव तथा गैस सभी में। याद रखना दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है ना, ठोस तथा द्रव में उत्पन्न की जा सकती हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है ना, वो कण की दिशा के लंबवत गमन करती हैं। जैसे अगर यहाँ पे है ना कोई तरंग अगर अनुप्रस्थ है ना, तो इस तरह से जब दिशा में इस तरह से जाती है ना, तो कंपन ना इस तरह से ऊपर नीचे कंपन होता है, अर्थात
लंबवत कंपन होता है तो इसे कौन सा तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। याद रखना, वायु तथा गैस में क्या होता है कि अनुदैर्ध्य होता है, लेकिन ठोस तथा द्रव में क्या होता है? अनुप्रस्थ हो सकता है। कभी कभी जो अनुप्रस्थ होता है ना, अनुदैर्ध्य होता है, वो भी ठोस तथा द्रव में होता है, लेकिन ये जो अनुप्रस्थ है ना सिर्फ ठोस तथा द्रव में होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ए सही होगा। दोस्तों, ध्वनि तरंग का मैंने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप जरूर मेरे चैनल पर जाकर के देखेंगे, तब ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। अनुप्रस्थ तरंगे, ध्वनि तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सब क्या है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाओगे दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ध्वनि तरंगे वायु में होती है, तो वायु में ध्वनि तरंगे की अगर बात की जाए तो वायु में ध्वनि तरंगे ना होती है ना, वो अनुदैर्ध्य होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि अनुदैर्ध्य तरंगे कण की दिशा के संचरण की सीधी कंपन करती है। अगर इस तरह से तरंगे होगी ना तो कण की दिशा इस तरह से ना, तो कंपन भी इसी दिशा में होगी। जैसे आप एक स्प्रिंग लटकाते हो तो कंपन भी, अगर स्प्रिंग नीचे की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है ना, तो कंपन भी नीचे से ऊपर की ओर हो जाती है, ना कि इधर से उधर होती है। चलिए, यहाँ पे मैंने बताया कि ठोस एवं द्रव में ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती है, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि ठोस एवं द्रव में ध्वनि तरंग ना अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती है स्थिति के अनुसार। अगर दोनों रहे आपके पास ऑप्शन, तो आप दोनों मारोगे, ज़्यादा आपका सटीक होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि निकट की वस्तु नज़र आती है लेकिन दूर की वस्तु नज़र नहीं आती है। तो क्या 25 सेंटीमीटर से कम पर, अनंत पर या अनंत से कम पर, तो उसका जो दूर बिंदु होता है ना वो नज़र नहीं आता, अर्थात कहाँ होगा? अनंत से कम पर होगा। ये ना फिजिक्स का 10th क्लास का बिल्कुल एक चैप्टर है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। फिर मैंने बताया ना कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। पूछा जाए कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि का उपचार अवतल लेंस से बने चश्मे का एवं दूर दृष्टि का उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए, तो अवतल लेंस। अगर ये पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए, तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। एक चीज़ और जान लो कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, पीड़ाहारी को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? पीड़ाहारी जो है ना दर्द निवारक दवा होती है। ये अनासक्त एवं तथा आश्वापक, आसक्त तथा स्वापक, आश्वापक तथा स्वापक, आश्वापक तथा प्रतिहिस्टामी। तो जो पीड़ाहारी होता है ना, आश्वापक तथा स्वापक दोनों हो सकता है। आश्वापक का मतलब होता है कि जब आप इस दवा को लेंगे तो आपका बॉडी जो है ना वो सामान्य कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य कर सकता है। स्वापक का मतलब, और आश्वापक का मतलब होता है कि सामान्य कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। तो आप जब पीड़ाहारी लेते हो ना तो ऐसा हो सकता है ना कि आपका बॉडी सामान्य कार्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो पीड़ाहारी उसी वर्ग में आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, एस्पिरिन कहलाता है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन का अगर रासायनिक नाम इस तरह से बोल जाए तो आपसे पूछ रहा है ना कि एसिटिल सैलिसाइलिक अम्ल, फिनाइल सैलिसाइलेट, एसिटिल सैलिसाइलेट और मेथाइल एलिसाइलिक। तो एस्पिरिन जो होता है ना वो क्या होता है ना, एसिटिल सैलिसाइलिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। चलिए, एस्पिरिन जो होता है ना वो मतलब जैसे मस्तिष्क दिमाग होता है ना उसके दर्द को कम करने के लिए होता है। कारण मिट्टी एवं जल के घोल से जल की कुछ बूंदे पीएच पेपर पर रखने पर वह पीला नारंगी हो गया, तो निम्न में से किसे मिलाने पर पेपर का रंग हरा नीला हो जाएगा? तो ये आपको बताना है कि हरा नीला हो जाएगा, यानी नीला से लाल, लाल से नीला, ये पीएच मान पर और विलयन पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है ना कि हरा नीला किसके रखने पे होगा? नींबू के रस डालने पर होगा। ये आप पीएच मान वाला वीडियो जब देखोगे ना तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ भी आप समझ रहे हो, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल। एंटासिड का प्रयोग पेट दर्द को दूर करने में किया जाता है। जो ऑप्शन में एंटासिड है ना वो पेट दर्द को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा, तब पेट में दर्द होता है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एंटी एसिड लेते हैं। और यहाँ पता है NaCl जो दी है, NaCl को हम लोग टेबल शुगर कहते हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने इस बात को बताया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में किसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसके सतह से पलायन नहीं हो सकता है? तो ये ना कृष्ण बीवर है, यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल के गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी इस सतह से पलायन नहीं हो सकता है। दोस्तों याद रखना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है कि ना कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय होती है। विद्युत चुंबकीय बीटा एवं गामा किरणें, कैथोड एवं एक्स किरणें, अल्फा एवं बीटा किरणें और गामा किरणें एवं एक्स किरणें। तो गामा किरणें एवं एक्स किरणें जो होती हैं ना, वो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। मैंने ध्वनि तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग का वीडियो में ये फुल चर्चा किया है इसका। कहता है कि गामा किरणें के निकलने पर क्या होता है। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या दोनों बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान दोनों घटते हैं, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, नन ऑफ दिस। तो ये है ना कि परमाणु क्रम संख्या एवं द्रव्यमान क्रम संख्या दोनों क्या होंगे ना, गामा के निकलने पर क्या होगा, बढ़ेंगे। क्या होंगे, बढ़ेंगे। कह रहा है किस न किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं ना, शक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी सही होगा। शक्ति का मात्रक पूछे तो वाट होता है, संवेग का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए 22 है ना, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, वाट, जूल, किलोवाट घंटा, कूलम्ब। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, KWH। शक्ति का मात्रक वाट होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक पूछे तो क्या होगा, कूलम्ब होगा। चलिए 23 है ना कि रबड़ के भांति ठोस के प्रत्यास्थ गुण को कहा जाता है। तो ठोस के प्रत्यास्थ गुण को भी क्या कहा जाएगा ना, प्रत्यास्थता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। फिर है ना, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये आपसे पूछे ना कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। ये पूछे आपसे कि रबर को कठोर बनाने के लिए, जैसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं रबर को, तो उतना कठोर नहीं होता है, तो उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है। और रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को सल्फोनाइजेशन अर्थात बल्कनीकरण कहा जाता है। फिर है ना 24 प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, दंत चिकित्सा व सर्जरी, सफ़ेदी के रूप में, टूथपेस्ट के घटक के रूप में, RCC के बनाने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग किया जाता है ना, दंत चिकित्सा एवं सर्जरी में किया जाता है, क्योंकि हाथ पैर जब टूट जाता है तो देखते हैं वहाँ सर्जरी करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस, उजला उजला हम लोग पट्टी बनता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। कहीं कहीं दोस्तों ये भी पूछेगा आपसे कभी कभार कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O। NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। अगर आपको कास्टिक सोडा आपसे फार्मूला पूछे तो क्या, NaOH। HGS जिसे सिंदूर या भाखड़ा सिंदूर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ना कि कौन सा गुण रेशा से संबंधित है। धागे बनाने वाले ठोस, उच्च तन्य सामर्थ्य एवं मापांक, क्रिस्टलीय प्रकृति, सभी। तो ये सभी प्राकृतिक रेशा में पाया जाता है। चलिए रेशा से संबंधित अब कुछ बात आती है ना कि रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन अगर पूछे क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। रेशम मार्ग का निर्माण होची मिन्ह ने करवाया था। जब ये होची मिन्ह, ये इतिहास की बात है, जब आप इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि रेशम मार्ग बनवाया था जिससे भारत और चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था। रेशम मार्ग का निर्माण होची मिन्ह ने करवाया था। ये पूछे कि रेशम मार्ग किन दो देशों के बीच था, तो भारत और चीन। सिर्फ ये जो था ना जल मार्ग था, रेशम के व्यापार के लिए खोला जाता था और रेशम का व्यापार इस मार्ग से होता था, तो इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग एक जल मार्ग था जिससे होकर भारत एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था। रेशा में केराटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि रेशा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो केराटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।